Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। दिन भर की हर बड़ी खबर का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले से। ईडी की सोमवार से जारी छापेमार कार्रवाई मंगलवार को पूरी हुई। ईडी ने प्रदेश की 8 अलग अलग जगहों पर इस घोटाले को लेकर दबिश दी, छापे मारे। इसमें राजधानी रायपुर से लेकर अभनपुर, कुरुद और धमतरी में छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ईडी ने छापे की इस कार्रवाई के दौरान करीब 66.9 लाख रुपए कैश और 37 किलो से ज्यादा चांदी बरामद की, जिसमें चांदी की कई ईंट भी शामिल है। इसके साथ ही ईडी ने घोटाले से जुड़े कई डिजिटल डिवाइस। फिर उनके परिवार के यहाँ छापे मारने का मकसद क्या है? मुझे लगता है 2 कारण ऐसा हो सकता है। या फिर अपने पार्टी के ही नेता अजय चंद्राकर जी को निपटाना चाहते, या दूसरा कि विधानसभा में सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई भी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये निराधार है। भारतीय जनता पार्टी और ईडी दोनों का कोई गठजोड़ नहीं है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है जो संवैधानिक पक्षों को लेके कार्रवाई करती है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम को इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो सड़क परियोजना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में श्रम विभाग के काम और योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैदानी अमला श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। यहां प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 26,800 करोड़ की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने कुल 53,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गई। लोक निर्माण विभाग की 26,311 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को जारी रखने पर सहमति बनी। केंद्र सरकार ने एमपी को 100 लाख टन गेहूं उपार्जन की अनुमति दी है, जो एमपी के इतिहास में एक रिकॉर्ड हो चुका है। गेहूं उपार्जन की जानकारी सबको है। 58 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन माननीय मोदी जी के माध्यम से हमको एक बड़ी सौगात मिली है। हम अपने प्रदेश तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, बड़ी हमारे लिए राहत की है। अभी तक का इतना बड़ा गेहूं उत्पादन देश में कहीं नहीं हुआ, केवल अपने राज्य के लिए हुआ है। जो शिष्यवृत्ति दी जा रही थी पढ़ने वाले बच्चों को पीजी व ग्रेजुएशन में, उसमें अभी ओबीसी वर्ग को 1550 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे। उसकी जगह पर 10,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है कि जिससे वे बच्चे अपने पूरा खर्च, उनका जो दिल्ली का औसत खर्च आता है वो निकल जाए। ग्वालियर में चोरी की नीयत से एक निर्माणाधीन मकान में चोर दाखिल तो हुआ, लेकिन जाल में खुद ही फंस गया। दरवाजा खोलने के लिए उसने जिस खिड़की की ग्रिल से अपना हाथ अंदर डाला, उसका हाथ उसी में फंस कर रह गया। एक तस्वीर आप देखिए। घटना के बाद शहर के पौष इलाके दीनदयाल नगर की ये घटना है। निर्माणाधीन मकान में सरिया चोरी करने के लिए दाखिल हुआ था और ये बड़े इलाके का मशहूर सरिया चोर है। दरवाजा खोलने के दीनदयाल नगर एफएल सेक्टर में रहने वाले राजकुमार यादव ने रिपोर्ट किया कि रात्रि के समय उसके घर पर चोरी करने के उद्देश्य से मनोज कुशवाहा नाम का व्यक्ति आया और खिड़की में हाथ डाल के कुंडी खोल रहा था, तो खिड़की में उसका हाथ फंस कर रह गया। जनता ने उसको पकड़ के पुलिस को सौंपा। मनोज कुशवाहा एक आतंक चोर है, जिसका मुरार थाने में तथा महाराजपुर थाने में चोरी करने के कई अपराध हैं। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जीआर पर पेश किया था, जिससे न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया है। इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ खजराना पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया और ऐसे इंटर स्टेट रैकेट का पर्दाफाश किया जहां आरोपी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन लग्जरी लाइफ और जल्द ही
अमीर बनने की चाह में शहर के युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रहे थे। इस पूरे नेटवर्क में एक बुर्का पहनने वाली महिला तस्कर भी सामने आई। साथ ही राजस्थान कनेक्शन और युवाओं को ही पेडलर बनाने का खतरनाक खेल उजागर हुआ। एक रिपोर्ट आप देखें। मिनी मुंबई में ड्रग्स सिंडिकेट बेनकाब, बुर्का वाली तस्कर का बड़ा नेटवर्क, कम पढ़ाई, हाई प्रोफाइल क्राइम, राजस्थान से जुड़ा ड्रग्स कनेक्शन। इंदौर में एमडी ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क अब पुलिस के शिकंजे में। खजराना थाना पुलिस ने इस पूरे रैकेट का खुलासा करते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस रैकेट की मुख्य कड़ी फिरदौस बी नाम की महिला थी, जो मैरिज ब्यूरो और ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स का नेटवर्क चला रही थी। इस नेटवर्क का तरीका बेहद शातिर था। पहले युवाओं को नशे की लत लगाई जाती और फिर उन्हीं युवाओं को पैडलर बनाकर शहर भर में ड्रग्स सप्लाई करवाई जाती। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा शाहरुख की गिरफ्तारी से शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक एक कर समीर, ओसामा, अमान और फिर मुख्य आरोपी फिरदौस बी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी सप्लायर नारायण सिंह का नाम सामने आया, जो इंदौर में इस नेटवर्क को ड्रग्स सप्लाई करता था। ये महिला बेसिकली अपना एक जो मैरिज ब्यूरो चलाने का एक अपना उसने वो मोहल्ले में अपनी एक इमेज बना के रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्रग तस्करों से जुड़ी हुई थी और इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। कई महिलाएं रहती हैं जो जिनको जल्दी हम चेक ना कर पाए, तो कई बार इस प्रकार के लोग अपना अपना वो चेंज करते हैं, अपने अपने जो स्वरूप को भी चेंज करते हैं। तो फिलहाल इसमें पूरी तरह से पुलिस ने कानूनी कार्रवाई इसमें आगे की है। पुलिस ने प्लानिंग के तहत नारायण सिंह को इंदौर रेलवे स्टेशन बुलाया और वहीं ट्रैप कर उसे गिरफ्तार कर। अब इस पूरे रैकेट का कनेक्शन राजस्थान के बड़े ड्रग माफियाओं से जुड़ रहा है और पुलिस की टीमें लगातार चित्तौड़गढ़ में दबिश दे रही हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों की पढ़ाई भले ही बहुत कम हो, लेकिन उनका नेटवर्क बेहद संगठित और हाई प्रोफाइल था। आरोपी फिरदौस बी 5वीं पास, आरोपी नारायण सिंह 9वीं पास, आरोपी शाहरुख 3री पास, आरोपी अमान 4थी पास, आरोपी ओसामा 2री पास। ये राजस्थान में नारायण चौहान तथा एक और दिलखुश बंजारा, इनके साथ में इस काम को अंजाम दिया करते। कुल मिलाकर कि सिंडिकेट के रूप में जो काम कर रहे थे, इसको हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और पुलिस रिमांड दिया जाकर अग्रिम कार्रवाई अभी जारी है। इंदौर में ड्रग्स का ये नेटवर्क सिर्फ लोकल नहीं था, बल्कि इंटर स्टेट कनेक्शन के साथ ऑपरेट हो रहा था। खजराना पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट के बड़े सरगना तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। MP के विदिशा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कभी किसानों की सिंचाई के लिए बनी उद्वहन सिंचाई योजना की नहर आज लगभग जमीन से गायब हो चुकी है। दौलतपुरा मदनखेड़ा इलाके में बनी यह दशकों पुरानी नहर अब कथित तौर पर कंक्रीट की इमारतों और अवैध कॉलोनियों में तब्दील हो चुकी है। आरोप है कि भूमाफिया ने नहर की जमीन पर कब्जा किया और धीरे धीरे यहां आलीशान निर्माण कर दिया। मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रशासन का कहना है कि मामला 40-50 साल पुराना है, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। विदिशा एक ऐसा शहर बन गया है जहां एक शहर और 2 कानून चलते हैं। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना भाजपा की नीति है और माफियाओं को इस तरह के संरक्षण देना भी भाजपा की नीति है। नदी में पानी कम होना और आसपास बसावट होना, इरिगेशन की जमीन कम होती गई तो वो 97 में वो बंद हो। राजस्व ने उसको अपने उसमें ले लिया है रिकॉर्ड में, ऐसा हमारे से। और एक बार हमारे SDO साहब और उनके पटवारी वगैरह भी गए थे, तो पूरा एक निरीक्षण भी किया। सभी को नोटिस जारी हुआ है और इस संबंध में सिंचाई विभाग से भी अभिमत मांगा गया है कि सिंचाई विभाग अगर अपने स्तर से अतिक्रमण हटा सकता है, अगर वो सक्षम नहीं है तो राजस्व विभाग इस कार्रवाई करेगा।
रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को आवंटित 8 एकड़ जमीन ढूंढने पर भी नहीं मिल रही है। जमीन का 2 बार सीमांकन करा लेने के बावजूद जमीन का कोई अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? दरअसल साल 2014 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के दौरान कॉलेज प्रबंधन को 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। कॉलेज प्रबंधन ने 24 एकड़ जमीन पर निर्माण किया और बाकी की रिक्त पड़ी जो जमीन थी वो ऐसी ही खाली पड़ी थी। 2 साल पहले जब मेडिकल कॉलेज के एक्सपांशन के दौरान जमीन का सीमांकन कराया गया तो पता चला कि कुछ जमीनों में फॉरेस्ट लैंड आड़े आ रही है, जबकि कुछ में अतिक्रमण हो चुका है। पिछले वर्ष फरवरी 2025 में एक विस्तृत सीमांकन किया गया, जिसमें कि 32-33 एकड़ रकबा प्राप्त हो चुका है वहाँ, और शेष उसमें कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण शेष सीमांकन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई। तो अब आने वाले विषय में जो भी सीमांकन की कार्रवाई बची हुई है, उद्देश्य रहेगा कि उसे पूर्ण करा दिया जाए। बिलासपुर का राजस्व विभाग इन दिनों भारी पेंडेंसी के बोझ के तले दबता जा रहा है। प्रशासन एक तरफ लंबित मामले जल्द निपटाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ विभाग में आरआई की पोस्टिंग में असंतुलन से पूरे सिस्टम की रफ्तार धीमी हो गई है। आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो जिले में कुल 5,713 मामले निराकरण का इंतजार कर रहे हैं, पेंडिंग है सारे मामले। इनमें सीमांकन और बटांकन की 2,000 से ज़्यादा केस लंबित हैं। जिले में 47 आरआई पदस्थ होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण सर्कल खाली है। कई बड़े सर्कल में स्थायी आरआई न होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है, तो कई जगह पटवारी ही आरआई का प्रभार संभाल रहे हैं। सूत्रों की माने तो विभाग में अनुभवी आरआई को मलाईदार शाखाओं में बैठा दिया जाता है। भागदौड़ वाली जिम्मेदारी महिला आरआई के कंधों पर डाल दी गई है। फील्ड पोस्टिंग में इस तरह की असंतुलन है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो बहुत दावा करती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर धरातल पर हम देखते हैं कि जो उनकी कमी है उसको पूर्ण नहीं करते। एक तो अपने जो पटवारी रहते हैं वो उपलब्ध नहीं रहते, और जो उपलब्ध रहते भी हैं तो काम करने का ढर्रा जो है वही ढाल का 3 पात रहता है। श्रम भी लगता है, पैसे की समस्या आती है, गांव से लोग आते हैं, शहरों से भी आते हैं, और समय पर उनका निराकरण नहीं होने के कारण जो पक्षकार हैं बहुत परेशान होते हैं। तो शासन से हम ये चाहेंगे कि प्रकरण जो है वो त्वरित निराकृत किए जाएं। हम लोग तो सर ये सब शिकायत को यहाँ जो कलेक्टर साहब का जो होता है ना मासिक वाला सप्ताह वाला जन दर्शन भी में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि प्रशासन अभी जो है बिल्कुल गुमराह कर रहा है आम पब्लिक को। अब राजस्व विभाग में पेंडेंसी का ये बोझ सीधे आम जनता की परेशानी का सबब बन चुका है। सीमांकन, बटांकन, नामांतरण जैसे बड़े जरूरी काम महीनों तक अटके हुए हैं। सबसे ज़्यादा पेंडेंसी वाले न्यायालयों की बात की जाए तो तहसीलदार प्रकाश चंद्र साहू के कोर्ट में 457 मामले पेंडिंग है। तहसीलदार नारायण प्रसाद गवेल के यहाँ 346 केस, तहसीलदार शशांक शेखर शुक्ला के पास 300 केस, तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी के पास लगभग 280 मामले, एसडीएम मनीष साहू के यहाँ 333 मामले पेंडिंग है। जिले के कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने हाल ही में अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित केस को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। में 2 तरह के केस हैं, एक जिसमें कम डिस्प्यूट होता है, जिसमें जैसे अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, उसको टाइम लिमिट पे हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। राजस्व के शिविर भी हम लोगों ने अभी लगातार किए हैं। मार्च महीने में हम लोगों ने शिविर लगाया था, अप्रैल महीने में भी हम लोगों ने लगातार शिविर लगाए हैं। तो शिविर के माध्यम से हम लोग इस तरह की चीज़ों का निराकरण करते रहेंगे और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, और कुछ लोग जो जानबूझ करके बदमाशी करेंगे उनके विरुद्ध में हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। इंदौर में लोगों को घर के नजदीक इलाज की सुविधा देने के लिए खोले गए संजीवनी क्लिनिक अब खुद आईसीयू में नजर आ रहे हैं। बद इंतजामी का आलम यह है कि कहीं इन क्लिनिक्स में ताले लटके दिखते हैं तो कहीं डॉक्टर ड्यूटी से ही गायब हैं, तो कहीं इनका निर्माण ही अधूरा हो गया है। इंदौर में 85 क्लिनिक खोलने का टारगेट था, लेकिन केवल 78 ही निर्माण हुए हैं। IBS24 की टीम ने जब रियलिटी चेक की तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। राव के पलाश परिसर स्थित संजीवनी क्लिनिक में 8 महीनों से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। ठेकेदार को भुगतान न होना इसकी वजह बताया जा रहा है। गोयल नगर के संजीवनी क्लिनिक में डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है।
इंदौर में कुल 85 यानी कि 85 वार्ड्स हैं और समस्त 85 वार्ड्स में एक एक संजीवनी क्लिनिक खोलने के निर्देश भी सरकार द्वारा दिए गए थे। हम उन्हीं में से एक वार्ड में मौजूद है। हम इस वक्त राव के पास स्थित पलाश में मौजूद है। पलाश ये पीएम आवास की बिल्डिंग है, आईएमसी द्वारा बनाई गई है और यहाँ पर आप मान के चलेंगे करीब 600 से 700 परिवार रहते हैं। काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं एक ढांचे की, ये संजीवनी क्लिनिक है। अधूरा स्ट्रक्चर जिसके बाहर ईंटें पड़ी है, गिट्टी पड़ी है, रेत पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक संजीवनी बनकर तैयार नहीं है। पिछले 8 महीनों से है और 8 महीनों से ठीक इसी तरह से ढांचा पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, इंतजार कर रहा है खुद के इलाज का। अब देखना होगा कि निगम कितनी जल्दी जागता है और इसका इलाज करता है। कैमरामैन संतोष जटवंत के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। संजीवनी क्लिनिक में डॉक्टर्स की कमी पर जब IBC 24 ने CMHO से बात की तो उनकी वजह उन्होंने जवाब क्या दिया, सुने। और वर्तमान स्थिति में भी अभी प्री PG के एग्ज़ाम्स हैं, इसके कारण भी बच्चे कुछ जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं हमारे वो अनुपस्थित होते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग जो समीपस्थ संस्थाएं वहाँ से चिकित्सक लगा के उन संस्थाओं का संचालन करते हैं। भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लाखों लोग पेट्रोल डीजल छोड़कर ई-व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर इस बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि जहां एक तरफ ई वाहनों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है और चार्जिंग स्टेशन बड़े गिने चुने हैं और अब ये कमी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। क्या ये मामला है, जरा इस रिपोर्ट से आप समझें। इंदौर की वो खौफनाक रात जब घर में ई व्हीकल चार्ज करना मौत का कारण बन गया। शॉर्ट सर्किट, भीषण आग और देखते ही देखते 7 जिंदगियां खत्म। यह हादसा सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। वहीं स्मार्ट सिटी भोपाल की बात करें तो यहाँ करीब 1 लाख से ज्यादा ई व्हीकल सड़कों पर हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं के बराबर है। ऐसे में लोग मजबूरी में अपने ही घरों में गाड़ियां चार्ज कर रहे हैं। यानी वही खतरा जो इंदौर में जानलेवा साबित हुआ वो अब भोपाल के घर घर तक पहुंच चुका है। 6 साल में 6 बार योजना बनी, लेकिन अब तक ये योजना फाइलों से बाहर नहीं आ पाई। भोपाल में हमने तैयारी करके रखी है, लोकेशंस भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और बहुत जल्दी इस पे काम चालू भी होने वाला है। आपको मेजर जो लोकेशंस हैं जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है वहाँ पे हम जल्दी चालू करेंगे एंड इवेंचुअली जितने भी मेट्रो के पार्किंग स्पॉट्स बन रहे हैं वहाँ पे और जो भी मेजर अन्य पार्किंग स्पॉट्स हैं नगर निगम के, इन सब में भी हम EV चार्जिंग हम लगाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के मुख्य मार्गों में 26 चार्जिंग पॉइंट होने थे, जबकि शहर के अंदर 17, पेट्रोल पंपों में 16, सरकारी ऑफिस में 15, स्मार्ट सिटी क्षेत्र में 15, बस स्टॉप टर्मिनल में 7 और अस्पताल समेत अन्य 6 स्थानों पर लगने थे। लेकिन पूरे शहर में अभी सिर्फ 2 चार्जिंग स्टेशन बने हैं। 6 साल में 6 बार योजना बनाई गई, लेकिन वो सिर्फ फाइलों में रह गई। साल 2020 में चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य तय हुआ। 2021 में 217 चार्जिंग स्टेशन के लिए टेंडर जारी हुआ। साल 2023 में 63 लोकेशन चिन्हित किए गए और साल 2024 में स्मार्ट सिटी के साथ काम शुरू किया गया, जो अब भी अधूरा है। योजना बनने के बाद भी धरातल में नहीं उतरने से लोग परेशान हो रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना पेश करना पड़ता है, क्योंकि जैसे गर्मी के दिन चल रहे हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गाड़ी डिस्चार्ज जल्दी होती है और उस समय अगर हम सोचें कि कहीं आसपास हमें चार्जिंग पॉइंट मिले तो वो ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टेशन बट काफ़ी वो कम है। सो जैसे हमारे पेट्रोल पंप्स यूजुअली होते हैं कि 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में मिल जाते हैं, बट जो चार्जिंग स्टेशन है वो नहीं है। सो ये थोड़ी दिक्कत रहती है इस चीज़ को लेकर। ई व्हीकल भविष्य है, लेकिन बिना सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ये भविष्य खतरनाक भी साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब शहरों में इन चार्जिंग स्टेशंस का इंस्टॉलेशन होगा। फाइलों में लगभग 100 से अधिक चार्जिंग स्टेशंस की बात कही जा रही है, लेकिन फाइलों से निकलकर ज़मीनी स्तर पर ये चार्जिंग स्टेशंस कब आएंगे और कब आम लोगों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। MP के वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया।
कान्हा टाइगर रिजर्व में करीब 150 साल बाद जंगली जल भैंसे यानी एशियाई वाइल्ड बफेलो की वापसी हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व में इस पुनर्स्थापन कार्यक्रम की शुरुआत की। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए 4 जंगली भैंसों को विशेष बाड़े में सॉफ्ट रिलीज किया गया। इनमें 3 मादा और 1 नर शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश वाइल्ड बफेलो स्टेट के रूप में भी एक नई पहचान बनाएगा। इस मौके पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ, डॉक्टर्स की टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डेढ़ 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।